उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म है उसकी ज्विटर आयनिक फॉर्म। ठीक है, अब ये ज्विटर आयनिक फॉर्म क्या होता है, सबसे पहले ये समझना पड़ेगा। ओके, लेट्स से एक आयन है एक्स। ठीक है, अच्छा, तो ये जो एक्स आयन है ये वाई के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, ओके, अब हमने कहा कि जो एक्स जो है वाई के साथ जुड़ा हुआ है, वाई पे है पॉजिटिव चार्ज और जो हमारा एक्स है उस पे है एक नेगेटिव चार्ज। ठीक है, उस पे है एक नेगेटिव चार्ज। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक मॉलिक्यूल एक्स वाई, उसी के ऊपर आपका नेगेटिव चार्ज भी है और उसी के पास आपका पॉजिटिव चार्ज भी है। तो एक ही मॉलिक्यूल के ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव होना ये बहुत ही यूनिक बात है, ऐसा जनरली होता नहीं है ना, आपने पढ़ा भी नहीं होगा। तो ऐसा अगर किसी स्ट्रक्चर में, किसी मॉलिक्यूल में, किसी कंपाउंड में अगर ऐसा हो जाता है तो उस पर्टिकुलर फॉर्म को हम बोलते हैं ज्विटर आयनिक फॉर्म। क्या बोलते हैं? ज्विटर। ये तो ज्विटर आयन हो गया। ठीक है, और इस फॉर्म को क्या बोलेंगे? ज्विटर आयनिक फॉर्म। ठीक है, तो ज्विटर आयनिक फॉर्म, सिंपल। तो ये ज्विटर आयन है, ट्विटर नहीं है, ज्विटर है। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले तो ये पता लग गया कि एक ही कंपाउंड पे पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है भाई, अब बात करते हैं कि अगर पॉजिटिव नेगेटिव एक ही कंपाउंड पे है तो इसमें जो हमारा अमीनो एसिड है उसका क्या मतलब हुआ, तो उसका कैसे मतलब है, लेट्स सी। तो एक कार्बन है और कार्बन के पास COOH होगा, लेकिन यहाँ पे COOH नहीं है। कार्बोक्सिलिक एसिड जो है अपना H खो देता है और वो H जो इसका खो गया है वो घूम करके कहाँ आ जाता है? अमोनिया के पास आ जाता है। अमोनिया के पास क्यों आया? ये NH2 पॉजिटिव, ये सॉरी NH2 था ना, ये दरअसल कुछ और बन जाता है। क्या बन जाता है? ये NH3 बन जाता है, NH3 पॉजिटिव। तो अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी। तो हम इसको नेगेटिव को और पॉजिटिव को अलग अलग से दिखा देते हैं। तो दिस इज द नेगेटिव एंड दिस इज द पॉजिटिव। ठीक है, इसको सर्किल और कर देते हैं ताकि अलग से पता लग जाए। ठीक है, ओके। अब ऑब्वियसली इसकी बाकी सारी चीजें भी हैं। ऑब्वियसली यहाँ पे एक H भी होगा और यहाँ पर एक R ग्रुप भी होगा। ठीक है, अच्छा, तो ये है इसकी ज्विटर आयनिक फॉर्म। ओके, अब ज्विटर आयनिक फॉर्म जो है ये इंटर कन्वर्टेबल होती है। क्या होती है? इंटर कन्वर्टेबल। तो ये दो स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट हो सकती है। ये दो स्ट्रक्चर्स में कैसे कन्वर्ट हो सकती है, अब बात करते हैं इसके बारे में। तो देखो, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए जो NH3 है, हमारा जो मॉलिक्यूल NH3 होता है, अमोनिया जो होता है, उसमें इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो जो नाइट्रोजन है उसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? हाँ भाई, जो नाइट्रोजन है उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? आउटर मोस्ट शेल में 5। क्यों? क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर है 7। जब इसका एटॉमिक नंबर 7 है तो कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी? 2,5, राइट। तो 5 इसके आउटर मोस्ट शेल में है। इसमें से 3 बॉन्ड तो ये ऑलरेडी बना चुका है, अमोनिया की बात चल रही है। ठीक है, तो ये अमोनिया ऑलरेडी बना चुका है। अब एक इसका एटम यहाँ पे प्रेजेंट है, एक अमोनिया का एटम यहाँ पे प्रेजेंट है, एक अमोनिया का एटम यहाँ पे प्रेजेंट है। अब बचे कितने? 5 में से 2 बच गए। तो जो 2 बच जाते हैं, जो 2 बच गए हैं उनको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? दरअसल वो बच जाता है इसके पास एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बच जाता है? एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बच जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं? लोन पेयर। आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, दिस इज कॉल्ड लोन पेयर, है ना। ये अलोन पेयर जो बेसिकली लोन पेयर बोलते हैं इसको। तो ये लोन पेयर और H+ की अगर हम बात करें तो H+ कौन सा है? हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और पॉजिटिव चार्जेस का मतलब हमने इससे वो भी ले लिया। तो इसके पास अब कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, केवल एक क्या है? एक प्रोटॉन प्रेजेंट है। ठीक है, इसकी वजह से इसके पास पॉजिटिव चार्ज है। तो ये जाता है अमोनिया के पास और कहता है कि भाई तेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर पड़ा हुआ है, एक्स्ट्रा है, ये मुझे दे दो और मैं अपनी वैलेंसी सेटिस्फाई कर लूंगा, है ना। तो ये क्या करता है? ये इसी तरीके से अपने आप को सेटिस्फाई करता है। तो होता ये है अल्टीमेटली दैट यहां से जो हाइड्रोजन था इधर,
है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड का, वो निकल करके कहाँ पहुंच जाता है, जो हमारा ये वाला ग्रुप है, ठीक है, अमोनिया वाला जो ये ग्रुप है यहाँ पे, ठीक है, तो अमीनो ग्रुप पे पहुंच गया। अब जैसे अमीनो ग्रुप पे पहुंचा, ये यहाँ से अटैच हो गया, तो ऑब्वियसली इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो किसके आ गया, वो इस वाले ग्रुप पे आ गया, और जो क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन वो छोड़ के गया था, तो ऑब्वियसली यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज आएगा। तो इसी स्ट्रक्चर के ऊपर एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, ये ज्विटर आयन बन गया। क्या बन गया, ये ज्विटर आयन। ठीक है, इस तरीके से होता है कि कैसे ज्विटर आयन बनता है। हम इसको रब कर देते हैं, ठीक है, अब इसकी जरूरत नहीं है। ओके, अब रिप्रेजेंट कर लेते हैं कि कैसे कैसे इसकी रिप्रेजेंटेशन है। तो एक इसकी फॉर्म होती है सी, और यहां पे इसने जो हमारे पास NH2 है वो प्रॉपर NH2 है, अभी तक उसने कुछ गेन नहीं करा, तो ये प्रॉपर NH2 रहेगा, और ऑब्वियसली यहां पर H रहेगा, एंड दिस विल बी COO माइनस, ठीक है, और यहां पे तो R ग्रुप है। सिमिलरली यहां पे इस बार क्या हो जाएगा, यहां पे NH3 पॉजिटिव हो जाएगा, ये रहा पॉजिटिव हो जाएगा, और यहां पे क्या हो जाएगा, COOH पूरा आ जाएगा। तो इसकी दो फॉर्म्स बन सकती हैं, ठीक है, और उन दो इन इस वाली फॉर्म का और इस वाली फॉर्म का अगर हम कंबाइन करना चाहें तो हमें कौन सी मिलेगी, ये मिडिल वाली फॉर्म। एंड ये वाली जो फॉर्म है, ये कौन सी फॉर्म है, ज्विटर आयनिक फॉर्म। कौन सी फॉर्म है, ज्विटर आयनिक फॉर्म, ठीक है। तो ये होता है हमारा एक ज्विटर आयन, ये पता होना चाहिए, ठीक है बेटा। ओके, अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट द लिपिड्स और फैट्स, ठीक है, फैट्स के बारे में। तो जो फैट्स होते हैं दे आर कंपोज्ड ऑफ, हमने पढ़ा था फैट इज कंपोज्ड ऑफ, फैट जो होता है वो किससे बना होता है, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, है ना। तो फैटी एसिड क्या होता है, अब इसको समझ लेते हैं फैटी एसिड को। तो फैटी एसिड का मतलब है एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, इस तरीके से एक बहुत लंबी चेन बन जाए जब हमें हमारे पास, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फैटी एसिड, COOH। लास्ट में COOH होना कंपलसरी है, तभी वो एसिड कहलाएगा, अदरवाइज वो एसिड नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो ये हो गया फैटी एसिड, क्योंकि बहुत लंबी चेन है, ठीक है। ओके, अब ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल हमने लास्ट टर्न पे भी पढ़ा था, है ना। तो ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल कैसा होता है, 3 कार्बन और तीनों पे क्या है, एक एक OH है, राइट। तो दिस विल बी CH एंड दिस विल बी CH2 एंड दिस विल बी CH2 सिंपली, है ना। तो ये है ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल। तो अब हमें करना क्या है, हमें ये करना होता है, हम पढ़ते हैं एक स्ट्रक्चर के बारे में जिसका नाम है, इसका नाम क्या है, ग्लिसराइड। क्या नाम है, ग्लिसराइड। तो फैटी एसिड को जब हम ग्लिसरॉल से अटैच करवाते हैं तो उस टाइम पे क्या बनता है बेटा, ग्लिसरॉल बनता है। अब ये ग्लिसरॉल जो बनेगा ये किस तरीके से बनेगा, अब ये समझ लेते हैं। फैटी एसिड के साथ जो ग्लिसरॉल ऐड होता है तब हम कहते हैं ग्लिसराइड प्रोड्यूस होता है। तो ये कैसे बनता है उसको समझ लेते हैं, ठीक है। ओके, तो लेट्स सी, एक हमने लिया ग्लिसरॉल यानी कि CH2 और यहाँ पे इसमें OH आ जाएगा, राइट। फिर एक हमने लिया दोबारा से कार्बन और फिर हमने लिया एक और कार्बन। ऑब्वियसली यहाँ पे भी OH होगा, ऑब्वियसली यहाँ पे भी OH होगा, सिंपल। और यहाँ पे होगा आपका H2 और यहाँ पे होगा H, है ना। हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि इस ग्लिसरॉल में एक फैटी एसिड जोड़ना है, ठीक है। तो फैटी एसिड कैसे जोड़ेंगे, तो फैटी एसिड जोड़ने के लिए हमें ये वाला बॉन्ड तोड़ना होगा, ठीक है।
कौन सा बॉन्ड तोड़ना होगा? OH बॉन्ड। तो हम यहां से OH बॉन्ड हटा रहे हैं, ठीक है, तो OH गया, ठीक है। अब फैटी एसिड जो है, फैटी एसिड जो हम बात कर रहे थे, उसमें ये फैटी एसिड इसमें ज्वाइन होगा, ठीक है। तो लेकिन वो ज्वाइन कहाँ से होगा? ध्यान देने वाली बात ये है, ये ज्वाइन करेगा अपने COOH एंड की तरफ से। COOH को अगर हम ओपन करके लिखेंगे तो वो कैसे लिखा जाएगा? CO और OH, इस तरीके से लिखा जाता है ना, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने। तो इस तरीके से जो ये लिखा जाता है, अब हमें इसको मेंशन करना है, ठीक है। तो होता ये है बेटा कि यहां से ये जो हाइड्रोजन है ना, ये जो हाइड्रोजन है ये हट जाएगा, तो अल्टीमेटली क्या बन जाएगा? COO माइनस बन गया, COO माइनस। और यहां से OH जो था वो OH जो था वो एक इलेक्ट्रॉन लेके भाग गया था। ऑब्वियसली OH का जो यहां से निकल के जाएगा, OH इस फॉर्म से यहां से, है ना, तो वो ऑब्वियसली OH माइनस लेके जाएगा। तो जब वो माइनस लेके जा रहा है तो ऑब्वियसली यहां पे पॉजिटिव छोड़ के जाएगा ना। जब वो OH माइनस जा रहा है तो ऑब्वियसली कार्बन के पास पॉजिटिव साइन छोड़ के जाएगा। अच्छा, तो यहां पे ये हो गया पॉजिटिव, और पीछे हमने देखा है कि COO जो है वो माइनस फॉर्म में था अभी, है ना, हमने देखा था माइनस फॉर्म में। यहां पे ये देखो, ये COO माइनस फॉर्म में है। तो ये वाला माइनस COO वाला और ये वाला पॉजिटिव, ये क्या करते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट करके क्या करते हैं? एक बॉन्ड बना लेते हैं इस तरीके से, COO। और अब यहां पे क्या आ जाएगी? पूरी फैटी एसिड की चेन आ जाएगी, जिसको हम फैटी एसिड चेन को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं R1 से। पूरी की पूरी जो लंबी सी चेन है ये वाली, राइट, ये जो पूरी की पूरी चेन है, इसको हमने क्या बोल दिया कि दिस इज R1। इतनी बड़ी बनाने की, ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, सीधे R1 बोल दो, है ना, तो R1 हो गया, ठीक है। लेकिन अभी तो हमने, ऑब्वियसली ये प्लस साइन हट जाएगा जब बॉन्ड बनेगा तो, ओके। अभी हमने केवल एक बनाया है ये, है ना। तो ये जो प्रोडक्ट बना है इसको क्या बोलते हैं हम? ग्लिसराइड। क्या बोलते हैं? ग्लिसराइड। और क्योंकि इसमें एक फैटी एसिड जुड़ा है, ग्लिसरॉल में एक फैटी एसिड जुड़ा है, तो इसको हमने क्या बोला? मोनोग्लिसराइड। क्या बोला? मोनोग्लिसराइड। अगर इसमें हमने बिल्कुल सेम प्रोसीजर करके, बिल्कुल सेम प्रोसीजर रखेंगे, हमने क्या करा? दूसरा वाला जो है, जो दूसरा वाला है उस पे भी हमने एक फैटी एसिड जोड़ दिया, बिल्कुल सेम प्रोसीजर, ठीक है। और इस बार जो यहां पे होगा उसको R2 बोल दिया, ठीक है। तो इस बार कितने ग्लिसराइड बन गए? दो बन गए ना। तो इस मोनो को कट कर देंगे, मोनो की जगह क्या लिखेंगे? डाइग्लिसराइड, क्योंकि दो हैं तो इसलिए क्या आ जाएगा? डाइग्लिसराइड आ जाएगा, ठीक है। और इस बार क्या करा हमने? इस बार क्या करा? ये वाला भी हटा दिया, तो हटा देते हैं ये वाला भी, OC डबल बॉन्ड O, और ये हो जाएगा R3। तो ये जो अब पर्टिकुलर मॉलिक्यूल बना है, अब ये 3 आ गए इसमें, है ना। तो अब हमारा डाई भी नहीं आएगा, अब क्या हो जाएगा? ये ट्राइग्लिसराइड, है ना। अब क्या हो जाएगा? ट्राइग्लिसराइड। तो ये जो स्ट्रक्चर है अब पूरा का पूरा ये वाला, दिस इज कॉल्ड ट्राइग्लिसराइड। क्या बोलते हैं इसको? ट्राई CER ग्लिसराइड, ठीक है। और R1 R2 R3 ये सब क्या है? ये फैटी एसिड्स हैं। क्या है ये? फैटी एसिड्स हैं, ठीक है। तो अब आप बना सकते हो मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड, इन सब के स्ट्रक्चर आप बना सकते हो। यही ज्यादातर पूछे जाते हैं। हाँ बेटा। सर ये फैटी एसिड को R1 R2 R3 को रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ बिल्कुल, ये फैटी एसिड्स हैं। दिस वन इज फैटी एसिड, दिस वन इज फैटी एसिड, एंड दिस वन इज ऑल्सो फैटी एसिड, ठीक है, ओके। अब नहीं सही से रिप्रेजेंट क्यों करते हैं? इससे बिन चेन चेन क्यों नहीं बनाते इसमें? आपकी ये जस्ट कन्वीनियंस के हिसाब से है, कन्वीनियंस के लिए। आप चाहो तो पूरा बना सकते हो, बिल्कुल, आप पूरा बना लो इसको। आप इतना बनाना चाहोगे पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, तो आप बना लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फॉर द सेक ऑफ यही कन्वीनियंस सही है। ऐसी। ये तो
चैन की जगह रख दिया सर R1 हाँ, R2 चेन की जगह R1 R2 बस ये रख दिया, क्योंकि वो चेन बनाते वो थोड़ा इनकन्वीनियंस होता, बार बार स्ट्रक्चर ड्रॉ करो उसका, है ना। तो उसको हमने क्या बोल दिया, R1 R2 R3 बोल दिया बस। ठीक है, तो यही पूछा जाता है एग्जाम में कि R1 वो सॉरी मोनोग्लिसराइड कैसे बना सकते हो, डाइग्लिसराइड कैसे बना सकते हो, ट्राइग्लिसराइड कैसे बना सकते हो। ठीक है, ये पूछा जाता है। फिर पूछा जाता है कि ज्विटर आयनिक फॉर्म कौन सी है, तो वो ड्रॉ करके दिखानी पड़ती है, ये वाली बीच वाली जो है। ठीक है, ओके। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पोर्शन, दैट इज द न्यूक्लिक एसिड, और जो हमारा डीएनए का जो स्ट्रक्चर वगैरह होता है उसको समझ लेते हैं। ये जो डीएनए है ना, इट इज नाउ वेरी इंपॉर्टेंट। अब जो हम पढ़ने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्वेल्थ में भी ये इंपॉर्टेंट रहता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अब न्यूक्लिक एसिड के बारे में। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में पढ़ना है। तो न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं हमारे पास दो तरीके के होते हैं, है ना। दो तरीके, कौन कौन से न्यूक्लिक एसिड्स हैं? एक तो है हमारे पास डीएनए और एक है हमारे पास आरएनए, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। ठीक है, अब अगर हम डीएनए की फुल फॉर्म देखें तो वो हो जाती है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, है ना। और आरएनए की हो जाती है राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ओके। तो इन दोनों में डिफरेंस कहाँ है? राइबो न्यूक्लिक एसिड यहाँ पे भी है। तो अगर हम डिफरेंस देखना चाहें तो डीऑक्सी का अंतर है केवल, है ना, केवल डीऑक्सी का अंतर है। तो ये दरअसल राइबो न्यूक्लिक एसिड और डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये डिफरेंस क्या है इसको समझते हैं सबसे पहले। तो होता ये है कि न्यूक्लिक एसिड हुआ, ये भी न्यूक्लिक एसिड है, ये भी न्यूक्लिक एसिड है। तो इन न्यूक्लिक एसिड में, न्यूक्लिक एसिड मतलब जो न्यूक्लियस के अंदर जो एसिड मिलता है हमें, वो वाले कंपाउंड, एसिडिक कंपाउंड्स, जो एसिडिक मॉलिक्यूल्स जो मिलते हैं उसकी बात कर रहे हैं। तो इनमें हमने ये देखा कि हमें एक शुगर मिलती है, शुगर यानी कार्बोहाइड्रेट, है ना। तो शुगर जो हम खाते हैं, शुगर ग्लूकोज, वो तो होती है 6 कार्बन की, लेकिन जो इनमें मिलती है डीएनए वगैरह में जो मिलती है वो होती है बेटा 5 कार्बन की। ठीक है, 5 कार्बन की होती है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? पेंटोज। क्या बोलते हैं? पेंटोज शुगर है 5 कार्बन वाली। तो ये 5 कार्बन वाली शुगर है, दरअसल इसके स्ट्रक्चर में एक छोटा सा डिफरेंस होता है, एक छोटा सा डिफरेंस है। क्या है वो डिफरेंस? लेट्स सी, देख लेते हैं वो डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस ये है कि पहले तो हम शुगर बना लेते हैं वो वाली। यहाँ पे इसके बीच में ऑक्सीजन रहता है, कार्बन नहीं रहता। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि भाई एक कार्बन तो यहाँ पे हो गया, दूसरा कार्बन यहाँ हो गया, पांचवा कहाँ है फिर, है ना। तो अभी तो 4 हैं और अभी आप कह रहे थे सर 5 कार्बन होने चाहिए। तो पांचवा जो कार्बन होता है वो ऊपर की साइड होता है, इस तरीके से यहाँ पे होता है CH2OH। अगर अब हम इसकी नेमिंग करेंगे ना, तो इसकी नेमिंग पता है कैसे होगी? 1 2 3 सॉरी 3, दिस इज 4 एंड दिस इज 5। तो हो गया ना पेंटोज शुगर, 5 कार्बन का शुगर, वो 5 कार्बन का कंपाउंड। ठीक है, अब होता क्या है, इसकी जो सेकंड वाला कार्बन है, मतलब कि ये वाला कार्बन, ठीक है, तो सेकंड कार्बन पे दरअसल होता क्या है, नॉर्मली OH लगा होता है, और यहाँ पे भी एक OH होता है, और यहाँ पे भी एक OH होता है। ठीक है, और ये जो पॉइंट्स हैं, ये जो छुटे हुए पॉइंट्स हैं ना, यहाँ पे दरअसल H है, कुछ रिप्रेजेंट नहीं कर रखा, तो इसका मतलब H है। ठीक है, ओके। तो अब आप देख रहे हो यहाँ पे OH है ना। तो अगर यहाँ पे OH है मतलब ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तब तो ये है राइबोज शुगर। क्या है ये? राइबोज शुगर। और अगर मैंने यहां से इस O को रब कर दिया, तो इसमें से ऑक्सीजन हट गई। तो ऑक्सीजन जो हट जाती है यहां से, इसको हम क्या बोल देते हैं? डीऑक्सी। क्या बोल दिया? डीऑक्सी, मतलब ऑक्सीजन एब्सेंट है, तो इसको बोल दिया डीऑक्सी राइबोज। तो बस यही डिफरेंस है। तो ऑक्सी राइबोज और डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड और राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए और आरएनए में, डीएनए और आरएनए में बस एक ऑक्सीजन का अंतर है, बाकी कुछ बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। एक और डिफरेंस भी है, पर वो हम अभी बाद में देखेंगे।
लेकिन फिलहाल जो है, जो हम पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चर में, जो बेसिक डिफरेंस है वो यही है क्या, कि जो पेंटोज शुगर है 5 कार्बन की जो शुगर है, उसके सेकंड वाले कार्बन पे एक ऑक्सीजन एब्सेंट हुआ अगर, तो वो हो गया डीएनए की शुगर, अगर प्रेजेंट है तो वो हो गई आरएनए की शुगर। ठीक है, ओके। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, कि अगर ऐसा है सब कुछ तो फिर हम पढ़ क्यों नहीं लेते, तो एक और चीज़ पढ़ते हैं, वो मैं इधर ही बता देता हूँ चलो। दरअसल एक नाइट्रोजन का कंपाउंड होता है, कौन सा, नाइट्रोजन का कंपाउंड होता है, उसका नाम होता है थाइमीन। मतलब कि ऐसा कंपाउंड है जिसके स्ट्रक्चर, जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन एम्बेडेड है ना, ऐसे ही वहाँ पे नाइट्रोजन होता है। उसका स्ट्रक्चर हमें पढ़ना नहीं है, मतलब इतना सिलेबस में है नहीं हमारे, ठीक है। तो उसमें ये पढ़ना है बस। एक होता है थाइमीन, तो थाइमीन के प्लेस पे आरएनए में क्या होता है, यूरेसिल होता है। क्या होता है, यूरेसिल। यूरेसिल का डायग्राम भी दे रखा है आपकी बुक में, बट वो इंपॉर्टेंट नहीं है, चलो मैं ड्रॉ कर देता हूँ। एक हेक्सागन बना लो इस तरीके से, और यहाँ पर एक डबल बॉन्ड ओ लगा दो, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड लगा दो, और दो जगह नाइट्रोजन लगा दो। कहाँ कहाँ, यहाँ और यहाँ, इन दो जगह पर नाइट्रोजन आ जाएगी, एन और एन। तो ये आपका यूरेसिल हो गया, ठीक है। और यहाँ पे भी डबल बॉन्ड ओ है, तो ये आपका यूरेसिल हो गया, ठीक है। अब इसमें जो है, अगर हमने एक, जैसे ये जो पोजीशंस हैं इसकी, इसमें हमने क्या करा, इस मॉलिक्यूल में एक CH3 और ऐड कर दिया, CH3, तो वो क्या बन जाएगा, वो थाइमीन बन जाएगा, ठीक है। तो बस इतना, इसमें CH3 वगैरह ये ध्यान नहीं रखना कि CH3, राइबोज वाला तो ध्यान रखना है कि सेकंड पोजीशन पे ऑक्सीजन एब्सेंट है, लेकिन थाइमीन का इतना याद नहीं रखना। बस ये याद रखना है कि थाइमीन की जगह क्या होता है, आरएनए में यूरेसिल होता है, ठीक है। अभी पढ़ते हैं कि थाइमीन और यूरेसिल क्या होता है, अभी वो भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो बस ध्यान इतना रखना है कि थाइमीन की जगह यूरेसिल। चलो अब जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं। न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड अगर हमें एक बनाना है, तो न्यूक्लिक एसिड में एक चेन बनती है। क्या बनती है, चेन। लेकिन चेन बनाने के लिए हमारे पास क्या होने चाहिए, मोनोमर्स होने चाहिए। देखो, मोनो का मतलब होता है सिंगल, और मर का मतलब होता है यूनिट। तो मोनो मीन्स वन, और मर का मतलब यूनिट, तो एक यूनिट। जब एक एक यूनिट को आप बार 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 रिपीट करोगे, तो आपके पास क्या बनेगा, आपके पास बनेगा पॉलीमर। पॉली मतलब मैनी, मर मतलब यूनिट, तो मैनी यूनिट बन जाएंगे, है ना। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पॉलीमराइजेशन। पॉलीमर बना रहे हैं, है ना, ये आपने पढ़ा है ना पॉलीमर। तो पॉलीमर बना रहे हैं, तो प्रोसेस को बोल दिया पॉलीमराइजेशन। तो यहाँ पे जब हमें न्यूक्लिक एसिड बनाना होता है, तो हम बिल्कुल यही करते हैं, पॉलीमराइजेशन ही करते हैं। तो लेकिन पॉलीमराइजेशन करेंगे, ठीक है, तो यूनिट क्या हुई, किसको रिपीट करेंगे, तो जिसको हम रिपीट करते हैं उसका नाम है न्यूक्लियोटाइड। अब ये टर्म आपने पहली बार सुनी है, न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड होता क्या है, तो न्यूक्लियोटाइड को अगर हम बार बार, एक न्यूक्लियोटाइड दूसरा न्यूक्लियोटाइड, अगर ये बार बार रिपीट कर देंगे ना, तो हमारा डीएनए का एक पूरी चेन बन जाएगी, मतलब डीएनए का स्ट्रैंड बन जाएगा, जो हम इस तरीके से डबल हेलिकल रिप्रेजेंट करते हैं ना, वो डीएनए का स्ट्रैंड आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम न्यूक्लियोटाइड होता क्या है, ठीक है। सो लेट्स सी व्हाट इज अ न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड, तो न्यूक्लियोटाइड जो होता है, उसके अंदर बेटा तीन चीजें होती हैं। इसको थोड़ा सा लेवल में लेके आते हैं, ओके। उसके अंदर तीन चीजें होती हैं, ठीक है, ओके। तो सबसे पहले एक प्रेजेंट होती है शुगर, और हमें पता है कौन सी शुगर है, पेंटोज शुगर, है ना। पेंटोज मतलब कि 5 कार्बन की, यहाँ पे लिख भी लेते हैं, इक्वल्स टू 5 कार्बन, ठीक है। फिर आते हैं हमारे पास नाइट्रोजिनस, नाइट्रोजिनस बेस। नाइट्रोजिनस बेस का मतलब क्या होता है, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स बेसिकली, ठीक है। और फिर आता है एक फॉस्फेट,
ग्रुप, फिर आता है लास्ट में एक फॉस्फेट ग्रुप। तो इसके बारे में हमें एक चीज पता होनी चाहिए कि जो शुगर है भाई वो दो तरीके की हो सकती है, अभी हमने पढ़ी है ना। शुगर दो तरीके की हो सकती है, कौन कौन सी हो सकती है? एक तो हो सकती है राइबोज, और दूसरी कौन सी हो सकती है? डीऑक्सी राइबोज, राइट। राइबोज एंड डीऑक्सी राइबोज आपको पता है। अच्छा, तो जो राइबोज शुगर है, राइबोज शुगर किस में मिलेगी? आरएनए में, है ना। कहाँ मिलेगी? आरएनए में। और डीऑक्सीराइज का राइबोज कहाँ मिलेगी? डीएनए में मिलेगी, ठीक है। अब बात करते हैं नाइट्रोजनस बेसिस के बारे में। नाइट्रोजनस बेसिस जो होते हैं वो दो कैटेगरी होती है इनकी, नाइट्रोजनस बेसिस की दो कैटेगरीज हो सकती हैं, ठीक है। जो दो कैटेगरीज हैं तो उसमें से एक का नाम है प्यूरीन, PURINE, और एक का नाम है पायरिमिडीन, ठीक है। प्यूरीन एंड पायरिमिडीन। जो ये प्यूरीन्स हैं ये दो तरीके के होते हैं। कितने के होते हैं? दो तरीके के। कौन कौन से हैं? एक तो है एडिनाइन और दूसरा है ग्वानिन। ये नेम शायद आप पहली बार सुन रहे हो, है ना, पर कोई बात नहीं। तो एडिनाइन और ग्वानिन। पायरिमिडीन जो होते हैं वो होते हैं ज़्यादा। एक तो होता है साइटोसिन, एक होता है थाइमीन। हमने पढ़ा था ना अभी थाइमीन की जगह यूरेसिल, तो वही होते हैं साइटोसिन, थाइमीन, और एक तीसरा और होता है यूरेसिल जो हमने पढ़ा था, ठीक है। अच्छा, तो एडिनाइन जो होता है वो आपका डीएनए प्लस आरएनए दोनों में प्रेजेंट है, ठीक है। तो इट इज प्रेजेंट इन बोथ, दोनों में मिलेगा, ठीक है। ये भी बोथ में मिलेगा। साइटोसाइन ये भी भाई बोथ में मिल जाएगा। लेकिन थाइमीन ये आरएनए में नहीं मिलता, ये आपको केवल और केवल डीएनए में ही मिलेगा, ठीक है। ओके, यूरेसिल ये आपको डीएनए में नहीं मिलता, ये आपको केवल और केवल आरएनए में मिलेगा, ठीक है। फॉस्फेट ग्रुप बोथ में प्रेजेंट है, दोनों में प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसका मतलब जो एक न्यूक्लियोटाइड है, जो हम कह रहे थे कि भाई डीएनए की रिपीटिंग यूनिट, उसके अंदर क्या है? वो तीन चीजों से मिलकर बना है। एक तो हो गई शुगर, एक है हमारी शुगर, दूसरी है हमारा नाइट्रोजनस बेस, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में NB लिख देते हैं, है ना। और एक है फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप का मतलब PO4 माइनस, सिंपली PO4 माइनस या 2 माइनस जो भी होता है ना। तो वो, तो ये वाला फॉस्फेट ग्रुप। और नाइट्रोजनस बेसिस जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, प्यूरीन और पायरिमिडीन। प्यूरीन जो है वो उसके अंदर दो कंपाउंड्स आते हैं, एडिनाइन या ग्वानिन, एडिनाइन और ग्वानिन। पायरिमिडीन जो होता है, देखो अगर हम डीएनए की बात कर रहे हैं ना तो डीएनए में साइटोसाइन हो सकता है या थाइमीन हो सकता है, और अगर हम आरएनए की बात कर रहे हैं तो उसमें साइटोसाइन होगा या फिर यूरेसिल होगा। तो किसी भी एक न्यूक्लियोटाइड में, किसी भी एक न्यूक्लियोटाइड में, या मतलब किसी भी सॉरी एक मतलब डीएनए हो या आरएनए हो, पायरिमिडीन दो ही होते हैं केवल। एक तो साइटोसाइन होगा, फिर थाइमीन या यूरेसिल में से एक होगा कोई सा भी। अगर हम डीएनए की बात कर रहे हैं तो थाइमीन होगा, आरएनए की बात कर रहे हैं तो यूरेसिल होगा, ठीक है। ओके, और फॉस्फेट ग्रुप तो दोनों में ही प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है। अब लास्ट एक स्टेटमेंट, और वो ये कि बेटा जब आप न्यूक्लियोटाइड 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 बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड को हम जोड़ देंगे, 1 2 3, अल्टीमेटली क्या बन जाएगा? हमारा न्यूक्लिक एसिड बन जाएगा। अब वो डिपेंड करता है कि न्यूक्लियोटाइड कैसा है। अगर उसके पास डीऑक्सी राइबोज वाली शुगर है, ये वाली, है ना, ये पता लगा उसके पास राइबोज शुगर है लेट से, और उसके पास एडिनाइन भी है, और उसके एडिनाइन कोई सा भी एक ले लो इसमें से, है ना, एडिनाइन चूज कर लिया जैसे कि हमने, और फॉस्फेट ग्रुप चूज कर लिया, तो वो किसका होगा? आरएनए का होगा। लेकिन अगर हम कहें कि नहीं भाई हम तो डीएनए का चूज कर रहे हैं, एक हमने डीएनए का लिया, एक हमने ग्वानिन ले लिया और एक फॉस्फेट ले लिया, तो वो क्या हो गया? वो एक अलग टाइप का न्यूक्लियोटाइड बने इस बार। तो न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं वो अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, ठीक है, अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, बिल्कुल। इसके बारे में आगे डिटेल में पढ़ेंगे हम नेक्स्ट टर्न पे कि कितने कितने टाइप्स के होते हैं। तो ध्यान क्या रखना है कि अलग अलग टाइप के न्यूक्लियोटाइड होते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ बता देता हूँ बस छोटी सी, कि बेटा अगर हम फॉस्फेट को इंक्लूड नहीं करें ना, यानी कि केवल किसको इंक्लूड कर रहे हैं?
शुगर और नाइट्रोजनस बेस, इन दो को अगर इंक्लूड करें केवल, तो इन दो के लिए हम एक टर्म यूज करते हैं एंड दैट इज न्यूक्लियोसाइड। यहां पे एस और टी का डिफरेंस है केवल, ठीक है, एस और टी का। तो इसका मतलब ये हुआ कि न्यूक्लियोटाइड इज इक्वल्स टू न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है ना। न्यूक्लियोटाइड जो बनता है वो न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट ग्रुप से बनता है। और न्यूक्लियोसाइड में क्या क्या है, दो चीजें हैं, दैट इज द नाइट्रोजनस बेस एंड द शुगर, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही करते हैं। नेक्स्ट टर्न पे हम ये डिस्कस करेंगे कि जो हमारा डीएनए है उसका स्ट्रक्चर में और क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं।